कि हिटलर हिटलर यूं ही नहीं बना। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। हिटलर के बातों में मानो कि वो जादू था, जो उसकी भाषण को सुन ले वो हिटलर का होके रह जाता था। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर से आप हमारे चैनल से जुड़ पाए हो। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे हिटलर का उदय के बारे में, कि किस प्रकार से हिटलर का उदय जर्मनी के में होता है और किस प्रकार से वो जर्मनी की सत्ता को अपने हाथों में लेकर पूरे विश्व की महान शक्तियों को वो चुनौती देता है, और क्या वजह रहती है कि लोग जो है वो हिटलर के प्रति आकर्षित होते चले जाते हैं। तो मैं इन सारी चीजों को एक एक करके आज के इस क्लास में डिस्कशन करूंगा, लेकिन आप प्रारंभ में ही एक बात ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि हिटलर सिर्फ हिटलर था, न किसी से उसकी तुलना की जा सकती है, न वो किसी से कम था और न किसी से वो ज्यादा था। सिर्फ हिटलर हिटलर ही था, है ना। तो चलिए बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, संजीत WWTC जो कि हमारा चैनल का नाम है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इसका फ्री में PDF चाहते हो तो प्लीज आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि नंबर दिया गया है 7992405095, है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिटलर नाम आप कई बार ऐसा सुने होंगे, हिटलर हिटलर हिटलर, लेकिन मैं आज इसके जीवन से तमाम जुड़ी हुई चीजों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने जा रहा हूं, और उम्मीद करूंगा कि आपको जो है वो सारी चीजें बिल्कुल समझ में आएगी। तो हिटलर का पूरा नाम की यदि बात की जाए तो इसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, और इसका जन्म ऑस्ट्रिया और बावेरिया की सीमा पर एक गांव है ब्रूनो, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रिया और बावेरिया के सीमावर्ती क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम क्या है, ब्रूनो। वहीं पर इसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था, यानी 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है वो ब्रूनो नामक गांव में हुआ था। हिटलर को प्रारंभ से ही, बचपन से ही कला के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था, यानी हम कह सकते हैं कि आर्ट चित्रकारी से एडोल्फ हिटलर को बहुत ज्यादा लगाव रहती है, और इसी की वजह से वो इसे अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहता है, और अपने आजीविका की तलाश में, है ना, और अपने लाइफ को और आगे बढ़ाने के लिए वो वास्तुकला की शिक्षा के लिए कहाँ पहुंचता है, वियना। अब देखोगे कि उसका जन्म जरूर हुआ था कहाँ पे, ब्रूनो में, परंतु अब जब वो युवा बन गया है तो वो कहाँ पे आता है, वियना, और वास्तुकला की शिक्षा के लिए वो प्रयास करता है, एडमिशन लेना चाहता है वियना में। परंतु प्रारंभिक जो एडमिशन के जो टेस्ट लिए जाते हैं उस टेस्ट में ये असफल हो जाता है, और जिस वजह से इसका एडमिशन नहीं हो पाता है, और कला के क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इसकी ख्वाहिश रहती है वो अधूरी हो जाती है। परंतु वो अपने लाइफ को जीने के लिए, हर किसी इंसान को अपना जिंदगी जीने के लिए एक आजीविका का साधन होना अनिवार्य होता है। तो इसने भी अपनी आजीविका का साधन जो है ना वो घरों में चित्रकारी करके शुरू कर दिया। जैसा कि आप लोग घरों में भी देखते होंगे कि बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो घरों में आकर क्या करते हैं, पेंट वेंट करने का काम करते हैं। तो एडोल्फ हिटलर भी अपने जीवन की शुरुआत कौन से काम से की है, तो घरों में चित्रकारी करने से। इसीलिए कहा जाता है ना कि किसका भाग्य कहां से कहां लेके जाता है कोई कह नहीं सकता है। तो हिटलर जो प्रारंभ में घरों में चित्रकारी करता है, ये बात उसे भी उस वक्त पता नहीं रहता है कि कल तमाम उस पूरे जर्मनी की सत्ता जो है उसके हाथों में आने वाली है।
उसे ये बात भी नहीं पता है कि उसके नाम से पूरा विश्व जो है वो खौफ खाएगा, है ना। और उसका नाम का एग्जाम्पल पूरी दुनिया में सदियों तक दिया जाएगा, है ना। तो मैं बतला रहा था कि हिटलर घरों में चित्रकारी करने का काम शुरू कर देता है। उसके पश्चात वियना के बाद जो है वो कहाँ पहुंचता है, म्यूनिख आता है। म्यूनिख एक जगह है, आपको ध्यान में रखना है। वियना के बाद वो कहाँ पहुंचता है, म्यूनिख आता है। इसी दौरान जब 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, तो जैसा मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जो रहती है वो धुरी राष्ट्र गुट में शामिल रहता है। तो 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो हिटलर बावेरिया की सेना में शामिल हो गया है, ठीक है। यानी 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जो है वो बावेरिया की सेना की तरफ से युद्ध में भाग लेता है और उसका सपना रहता है कि वो जर्मनी को जीत दिलाए, और अपने बेहतरीन कार्यों की वजह से उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आयरन क्रॉस की उपाधि दी जाती है। आयरन क्रॉस की यानी उसे पदवी मिलती है। लेकिन हम लोगों ने देखा, पहले के वीडियो में भी हम लोगों ने देखा कि दुर्भाग्यवश जर्मनी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में हार जाती है ना। और पिछले वीडियो में मैं बतलाया था कि किस प्रकार से वर्साई की संधि, वो शर्मनाक संधि जर्मनी के मत्थे जड़ दी जाती है, जिससे जर्मनी कभी बाहर निकल नहीं पाता है। और ये चीज जो है ना वो हिटलर को झकझोर कर रख देता है, और वो जर्मनी की इस हार के लिए वहां के समाजवादियों, वहां के साम्यवादियों और यहूदियों को जिम्मेवार मानता है ना। वही मैं यहाँ पे लिखा हूं कि समाजवादी, साम्यवादी और यहूदी को जर्मनी की हार के लिए वो जिम्मेवार मानता है, और वो अभी से ही इन लोगों को टारगेट करने के लिए शुरू कर देता है। यानी इसके दिल और दिमाग में समाजवादियों के प्रति, साम्यवादियों के प्रति और यहूदियों के प्रति नफरत जो है वो इसी वक्त से बैठ जाता है, जिसका क्रूर रूप आपको देखने को मिलेगा कब, जब जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथों में आती है। अब देखिए, म्यूनिख प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है, जर्मनी की हार हो गई है, वर्साई की संधि जर्मनी के ऊपर थोप दी जाती है, वाइमर गणराज्य का गठन हो गया है, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी किया हूं, है ना। अब देखिए हिटलर का रुख जो है वो किस ओर होता है ना। अब हिटलर जो है वो श्रमिक दल नाम का एक गुप्तचर संगठन रहता है म्यूनिख में। आपको समझना होगा कि म्यूनिख में एक गुप्तचर संगठन रहता है, मतलब एक अंडरग्राउंड रहकर सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाला एक संगठन है, जिसका नाम क्या है, श्रमिक दल नाम है। और मैं आपको आश्चर्य की बात बताता हूं कि दल से तो आपको लग रहा होगा कि श्रमिक दल मतलब कोई पार्टी है, श्रमिक पार्टी, लेबर पार्टी, कोई बड़ी पार्टी होगी जो सरकार के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात है यहाँ पे कि इस श्रमिक दल में मात्र 6 सदस्य रहते हैं और हिटलर इसका 7वां सदस्य बनता है। आपको यहाँ एक बात मैं बताऊं कि जिस पार्टी को वो ज्वाइन किया है म्यूनिख में आकर, उसका मेंबर पहले से मात्र 6 थे और ये 7वां मेंबर बनता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इसी पार्टी के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो जाते हैं, है ना, शामिल हो गया। बाद में हिटलर इसी पार्टी का नाम बदल के रख देता है राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक संघ। यानी पहले इस पार्टी का नाम क्या था, श्रमिक संघ, लेकिन बाद में इस पार्टी का नाम बदल के वो क्या रख देता है, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक संघ, जो कि बाद में उसी को क्या कहा जाने लगा, नाजी पार्टी। यानी हिटलर का सीधा और सीधा संबंध जो है वो किस पार्टी से है, तो नाजी पार्टी से है। तो नाजी पार्टी प्रारंभिक में किस पार्टी के नाम से जानी जाती थी, श्रमिक दल के नाम से। कितने मेंबर्स थे, तो 6 मेंबर्स थे और 7वां मेंबर जो है वो हिटलर रहता है ना। अब देखिए
कैसे हिटलर जो है वो अपनी पार्टी को सींचता है, कैसे फर्ज से इस पार्टी को अर्श तक वो ले जाने का काम करता है। तो सबसे पहले वो इस पार्टी के जो संस्थापक रहते हैं उसी को वो उस पार्टी से पहले बाहर निकालता है, और रोजनबर्ग, गॉबेल्स, हैस एवं गोइरिंग जैसे नेताओं को वो अपना सहयोगी बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे श्रमिक दल को ये ज्वाइन किया, पार्टी के नाम को चेंज किया, और उसके जो संस्थापक थे उसी को पहले लात मार के बाहर निकाला, और उसके बाद अपने चुनिंदा साथियों को उस पार्टी से जोड़ता है और उनके साथ मिलकर वो एक टीम के रूप में काम करने के लिए शुरू करता है। रोजनबर्ग, गॉबेल्स, हैस और गोइरिंग को अपना वो सहयोगी बनाता है। अब देखिए ये पार्टी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, और इसी वजह से 8 नवंबर 1923 ईस्वी को, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेट है ना, 8 नवंबर 1923 ईस्वी को हिटलर जो है वो अपने नाजी दल के साथ मिलकर वाइमर गणराज्य के खिलाफ विद्रोह कर देती है। क्योंकि मैं पहले से ही बता रहा हूं कि वाइमर गणराज्य के प्रति लोगों का आक्रोश जो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि जर्मनी के साथ जो वर्साई की जो शर्मनाक संधि हुई थी वह उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार जो है वो किसको माना जा रहा था, वाइमर गणराज्य को माना जा रहा था, है ना। तो हिटलर भी इसी का फायदा उठाते हुए वो इस वाइमर गणराज्य के खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। परंतु दुर्भाग्यवश से क्या होता है कि वो पकड़ा जाता है और उसे 5 वर्ष की सजा मिल जाती है। ध्यान रखना आपको, हिटलर क्या किया, विद्रोह किया किसके खिलाफ, वाइमर गणराज्य के खिलाफ, परंतु क्या हो गया, असफल हो जाता है और वो पकड़ा जाता है और उसे 5 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। परंतु यहाँ पर भी कहानी में ट्विस्ट है कि हिटलर को 5 सालों तक जेल में रहना पड़ेगा, नहीं, अच्छे व्यवहार की वजह से, है ना, जेल में अच्छे व्यवहार की वजह से हिटलर को मात्र 8 महीने में क्या कर दी जाती है, रिहा कर दी जाती है। मतलब सजा अवश्य इसे 5 सालों की होती है, परंतु 8 महीने में ही हिटलर को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और मैं आपको एक और चीज बतला दूं कि इसी दौरान जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था हिटलर, जिसका नाम है मेरा संघर्ष। यानी हिटलर जेल में जो पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम था, मेरा संघर्ष। इस पुस्तक का महत्व आप समझ सकते हो कि इसे नाजियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, यानी नाजी के दल के जो लोग थे वो इसे बाइबिल की तरफ पवित्र माना करते हैं और इसकी वे लोग वंदना करते हैं। किस पुस्तक का, तो मेरा संघर्ष, जो कि किसकी आत्मकथा है, तो हिटलर की आत्मकथा है। अब यहाँ पे देखना है, हम इस स्लाइड में बात करने जा रहे हैं कि हिटलर की नाजी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ हिटलर की नाजी पार्टी के बारे में अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे वो नाजी पार्टी को, मैंने बतलाया था ना कि फर्श से अर्श तक वो लेकर जाता है। तो हिटलर में गजब तरह का एक व्यक्तित्व था और हर कार्य को वो अपने तरीके से करना चाहता था और वैसा ही वो उसे पसंद भी था। सबसे पहले उसने अपने राजनीतिक दल का एक चुनाव चिन्ह तय किया और वो क्या था, स्वास्तिक। जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज में मैं स्वास्तिक का सिंबल दिखाया था आप लोगों को, है ना। तो स्वास्तिक, स्वास्तिक क्या होता है आप समझ सकते हो, आपके और हमारे घरों में भी स्वास्तिक के चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो उसका चुनाव चिन्ह क्या था, स्वास्तिक था। और जहां कहीं भी इसकी रैलियां होती थी उस क्षेत्र को पूरे स्वास्तिक से छपे हुए लाल झंडों से क्या कर दिया जाता था, पाट दिया जाता था। जैसा कि आज के दिनों में आप लोग देखते होंगे कि जब कभी किसी क्षेत्र में किसी राजनीतिक दल का चुनावी सभा होने वाला रहता है या कोई बड़ा नेता आने वाला रहता होगा, तो उस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टी के झंडे और बैनर पोस्टर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये भी बिल्कुल लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए पूरे क्षेत्र में स्वास्तिक चिन्ह से छपे लाल झंडों को क्या करता था, पाट दिया करता था, है ना। इसकी सभाओं में एक स्पेशल नाजी ताली बजाई जाती थी, नाजी सैल्यूट किया जाता था, और सबसे अहम बात, हिटलर को भी
जोसेफ मैथ्सनी की तरह युवा शक्ति पे बहुत ज्यादा विश्वास था और इसी वजह से अपनी पार्टी को युवाओं से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये सोचा करता था कि युवा ही क्या है, जर्मनी का भविष्य है, इसी वजह से उसने 1922 ईस्वी में ही हिटलर यूथ सोसाइटी का उसने गठन किया था। यानी 1922 ईस्वी में ही उसने क्या, किस चीज का गठन किया था, हिटलर यूथ सोसाइटी का उसने गठन किया था। जस्ट मिनट, यानी 1922 ईस्वी में उसने हिटलर यूथ सोसाइटी का गठन करता है, ठीक है। साथ ही साथ उसने अपने इस नाजी पार्टी को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा था। एक पहला क्या था, एस एस, ये आपके बुक में भी है। एस एस में कौन लोग होते थे, तो ये लोग जो थे वो ब्लैक कलर के ड्रेस पहना करते थे। एस एस वाले लोग जो होते वो कैसे ड्रेस पहना करते थे, ब्लैक कलर का ड्रेस पहना करते थे। और इनका कार्य क्या था कि नाजी दल से जुड़े हुए जो भी प्रमुख नेता हैं उनकी सुरक्षा करना। जैसा कि आप लोग आजकल के दिनों में भी देखा करते होंगे कि जब कोई बड़े नेता आते हैं तो उनके पीछे आगे पीछे जो है वो ब्लैक कमांडो घुमा करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उस जमाने में हिटलर जो है वो अपने नेताओं की रक्षा करने के लिए एस का गठन किया था। जिस वो कौन से कलर के ड्रेस पहना करते थे, ब्लैक कलर का ड्रेस पहना करते थे, और उनका जिम्मा मुख्य क्या था, तो सुरक्षा करना, ठीक है। दूसरा क्या था, यस ए, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे यस ए, और ये क्या करते थे, ब्राउन कलर का ड्रेस पहनते थे, भूरे कलर का ड्रेस पहना करते थे। और इनका मुख्य काम क्या था कि जो दूसरे दल हैं, आज भी ये चीज होता है, जो दूसरे पार्टी के जो प्रमुख नेता है, अच्छे नेता है, उनको उस पार्टी से तोड़कर नाजी पार्टी में क्या करना है, शामिल करना है। मतलब जो दूसरे पार्टी के बेहतर नेता है उसको उस पार्टी से, उस पार्टी को छोड़वाना है और अपनी पार्टी में लाना है। तो ये जोड़ तोड़ का खेल आज के दिनों में भी बहुत जोर शोर से चल रहा है ना। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप यदि समझ सकते हो तो समझ सकते हो, है ना, कि आज के दिनों में भी ये जोड़ तोड़ का खेल जो है, जो हिटलर के समय होता था, आज भी ये चीजें होती है कि किसी दूसरे राजनीतिक दल के जो प्रमुख नेता है उसको तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करना। तो इन तमाम तरीकों से हिटलर जो है वो अपनी नाजी पार्टी को क्या करता है, सींचने का काम करता है, यानी नाजी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करता है। और ऐसा करने में हिटलर को 7 साल का समय लग जाता है, कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि 7 इयर्स वह जी तोड़ मेहनत करके अपनी पार्टी को क्या करता है, सींचता है। अब मैं इस टॉपिक में बात करने जा रहा हूं, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझना होगा। हम लोगों ने देख रहा था कि एक तरफ हिटलर का उदय हो रहा था, एक तरफ नाजी पार्टी का विकास हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सोचना होगा कि क्या ये चीजें इतनी आसान थी कि कोई भी नेता आ जाए और जनता को आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित कर लेता जर्मनी में। क्या वाकई में स्थिति ऐसी थी कि जर्मनी की जनता इतनी मतलब सरल थे कि वो किसी के भी पीछे भाग जाते। तो इन चीजों को यदि आपको समझना होगा तो आज के इस टॉपिक को पूरी तरह से आपको इस स्लाइड के सारे टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से समझना होगा। सबसे पहला जो टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लिखा होगा डॉप्स प्लान। ये क्या है डॉप्स प्लान, इसके बारे में बुक में भी दिया गया है, मैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डॉप्स प्लान एक्चुअली में है क्या। तो देखिए 1900, जब 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुई थी, 28 जून 1919 ईस्वी को जब वर्साई की संधि होती है, तो इस वर्साई की संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को क्या कर देता है, तोड़कर मरोड़कर रख देती है। और परिणाम स्वरूप जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा के रह जाती है। परंतु ये करने वाला कौन था, जर्मनी की ये दुर्दशा करने वाला कौन था, अमेरिका था। मैंने पहले भी बताया हूं, है ना, फ्रांस था, ब्रिटेन था। अब ये डॉब्स प्लान लेकर आने वाला भी कौन है, अमेरिका है। यानी अमेरिका जो है जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, यानी बिगाड़ा वही है और अब सुधारने का नाटक कर रहा है।
तो अमेरिका जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वहां पे एक प्रोजेक्ट लेकर आती है, एक प्लान लेकर आती है, उसी को क्या कहा गया, डॉप्स प्लान कहा गया। और इसके तहत वो जर्मनी की आर्थिक मदद करती है, उसे औद्योगिक रूप से फिर से उभरने में मदद करती है। परंतु यहां पर भी थोड़ा सा चेंज आती है। चेंज क्या आती है कि 1929 ईस्वी में, ठीक है, वर्ष 1929 ईस्वी में क्या होता है, अमेरिका का शेयर मार्केट जो वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, औंधे मुंह गिर जाती है। यानी अमेरिका का शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की जाती है, और वो थोड़ी बहुत गिरावट नहीं रहती है, भयंकर गिरावट रहती है। 50 लाख डॉलर की गिरावट हो जाती है, जिस वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था वर्ष 1929 ईस्वी में पूरी तरह से चरमरा जाती है। और ये ग्लोबल स्लो डाउन में लिखा हूं क्योंकि इस आर्थिक महामंदी का असर पूरे विश्व पे पड़ा था। हालांकि इस 1929 ईस्वी की आर्थिक महामंदी की शुरुआत भले ही बेशक अमेरिका से शुरू होती है, परंतु इसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व पर पड़ता है। और इस वजह से कल तक जो अमेरिका जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जर्मनी की आर्थिक सहयोग कर रही थी डॉप्स प्लान के तहत, वो डॉप्स प्लान के को बंद कर दिया। मतलब एक तरफ से जो जर्मनी को वो सपोर्ट कर रहा था ऊपर उठने के लिए, वो सपोर्ट को ही वो क्या कर लिया, खींच लिया। तो एक बार फिर से जर्मनी की अर्थव्यवस्था धड़ाम से क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। मतलब बेरोजगारी, मतलब भूखमरी, है ना, सीधा इसका कनेक्शन है। वही यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ही डॉप्स प्लान बंद होता है, ग्लोबल स्लो डाउन आता है, जर्मनी इसका दोहरा मार झेलता है। वहां पे बेरोजगारी जो है वो एक आम समस्या बन गई है। पीपल वेयर कंपेल्ड टू डू एनी वर्क और क्राइम। लोग जो है ना, आप बेरोजगारी का आलम ये समझ सकते हो कि लोग अपने गले में तख्ती लगाकर, बैनर लगाकर चौक चौराहों पर ऐसे खड़े रहते थे जिस पर लिखा होता था कि मैं किसी भी काम को करने के लिए तैयार हूं। आप लोगों की बेबसी, लोगों की मजबूरियों को आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने वहां के लोग जो थे वो मजबूर थे। ऐसी विकट परिस्थिति में ही हिटलर का जन्म होता है। लोग जो है वो पेट पालने के लिए क्राइम करने के लिए उतारू थे। तरह तरह के वे क्राइम कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से उनका जीवन जो है वो चल सके। ठीक इसी प्रकार से मिडिल क्लास को डर था कि वो भी उनका भी कहीं सर्वहाराकरण ना हो जाए, कहीं वो भी गरीबों की श्रेणी में ना आ जाए, क्योंकि उनकी पेमेंट जो थी वो तो जो थी सो थी, परंतु जिस कदर महंगाई बढ़ते जा रही थी, उनकी बचत जो थी वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा था। इस वजह से मिडिल क्लास को भी ऐसा डर रहता है, ऐसा भय रहता है कि वो भी कहीं ना कहीं गरीब हो जाए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वर्साई की संधि जो पूरे समस्त जर्मनी के लिए कलंक था। दूसरा कारण हम लोग देख रहे हैं कि वहां के लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तीसरा, वहां के लोग जो है इतने बेबस, इतने लाचार है कि वे गले में तख्ती लटका कर घूम रहे हैं कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। मिडिल क्लास का वो वर्ग जिसे डर है कि मैं भी कल होके कहीं इन भिखारियों की श्रेणी में, इन गरीब लाचार बेबसों की श्रेणी में ना आ जाऊं। ऐसे ही परिदृश्य में हिटलर का जन्म होता है। ऐसे ही परिस्थिति में हिटलर का उदय होता है। आपको समझना होगा कि हिटलर हिटलर यूं ही नहीं बना। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। हिटलर के बातों में मानो कि वो जादू था, जो उसकी भाषण को सुन ले वो हिटलर का होके रह जाता था। आज भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं हमारे इंडिया में भी कि जब ये एक बार आप उनकी भाषण को सुन ले तो आप बेशक उन्हीं का होके रह जाएंगे। तो हिटलर की भाषण को तो मैं नहीं सुना, लेकिन ये बात सच है कि हिटलर एक जबरदस्त और कुशल वक्ता था। वो लोगों की नब्ज को पकड़ लेता था। वो उन सभाओं में उसी बात को चर्चा करता था जो लोग उससे सुनना चाहते थे।
ये उसकी निक्षमता थी, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को ना भीतर से हिला कर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय की संधि में हुई नाइंसाफी का बदला, मतलब वो सभाओं में इतना जोशीले तरीके से अपनी बातों को रखते थे ना, और वो लोगों को सपने दिखाता था। भले वो उसे बाद में हकीकत में बदल पाए या ना बदल पाए, लेकिन वो सपने दिखाता था उन लाचार, उन बेबस जर्मनी के लोगों को कि मैं जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा, मैं वर्साई की संधि का हुई नाइंसाफी का बदला लूंगा, और जर्मन साम्राज्य की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है मैं उसे वापस लाऊंगा। उसने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देने का आश्वासन किया। उसने विश्वास दिलाया कि मैं सत्ता में आया तो जर्मनी को विदेशी प्रभाव से मुक्त करा के रहूंगा। अब आपको समझ में आना चाहिए कि कैसी परिस्थिति में हिटलर का उदय होता है। ऐसी विकट परिस्थिति में ही पूरा मंच सजा हुआ था हिटलर के लिए। बस आवश्यकता थी एक ऐसे ही योग्य नेता के आगमन का, और ऐसे ही सही समय पर जर्मनी के परिदृश्य में हिटलर का उदय होता है, जो लोगों को सपने दिखाता है, लोगों को एक भरोसा दिखाता है, दिलाता है। और इसी की वजह से हिटलर जर्मनी की सत्ता को अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में लेने में सफल हो पाता है। बने रहिए अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।